नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। ऑपरेशन सिंदूर शुरू होने के बाद से ही राफेल लड़ाकू विमान लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। 6-7 मई की रात भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया था। उसके बाद से ही पाकिस्तान दावा करता रहा है कि उसने भारत के कम से कम 3 राफेल लड़ाकू विमानों को मार गिराया है। हालांकि भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने ये तो स्वीकार किया है कि उसके कुछ विमान गिरे हैं, लेकिन अभी तक ये बताने से परहेज किया है कि कितने विमान गिरे हैं और गिरने वाले विमान कौन कौन से हैं। पर अब खुद इसको लेकर के राफेल बनाने वाली कंपनी दसॉल्ट सामने आई है और पहली बार खुलासा करते हुए कहा है कि भारत के एक राफेल लड़ाकू विमान को नुकसान हुआ है। इसके अलावा अब राफेल लड़ाकू विमान को लेकर फ्रांस के एयरफोर्स के प्रमुख ने भी कुछ ऐसा ही खुलासा किया है, लेकिन इसका जो कारण पाकिस्तान ने बताया है वो झूठ है। यानी उनका कहना है कि जो पाकिस्तान ने कारण बताया राफेल विमान गिरने का वो झूठ है, पर राफेल विमान गिरे हैं। किन कारणों से गिरे हैं इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन आखिरकार वो प्रधानमंत्री जो आप देखते हैं कि हर भाषण में, हर अपने जितने भी स्पीच होती है सब में वो जो है लगातार बोलते हैं। और हम ये भी देख रहे हैं कि जो ये मुद्दा सामने आया है ऑपरेशन सिंदूर का, उसकी कई सारी ऐसी जानकारियां हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जनता को पता होनी चाहिए, लेकिन वो लगातार छुपाई जा रही हैं। आज तक ना तो रक्षा मंत्री द्वारा बताया गया, ना तो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा बताया गया। इस चीज को छुपाया क्यों जा रहा है और बार बार ये जानकारी हमारे पास विदेश से ही क्यों सामने आ रही है? चाहे वो भारत के जितने भी सेना प्रमुख हो वो विदेश में जाकर के बयान दे रहे हैं, लेकिन भारत में आखिर क्यों नहीं ऐसा किया जा रहा है, इस पर हम आज चर्चा करेंगे। और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर सबसे पहले तो जो राफेल है आप जानते ही हैं, दर्शक भी जानते हैं कि दुनिया के सबसे महंगे लड़ाकू विमानों में से एक है। तो जो जब भारत द्वारा खरीदा गया था तो काफी विवाद हुआ था और इसको लेकर के इस विवाद के बारे में हम बात करेंगे। लेकिन फिलहाल जो राफेल जेट बनाने वाली फ्रांसीसी कंपनी है दसॉल्ट एविएशन के जो मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या कहा है उसको लेकर के मैं उनका बयान दिखाना चाहूंगी कि वो क्या कह रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है कि दसॉल्ट एविएशन के चेयरमैन और सीईओ एरिक ट्रेपियर के हवाले से एक फ्रांसीसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अपना एक राफेल लड़ाकू विमान खो दिया है। लेकिन उन्होंने कहा था कि ऐसा दुश्मनों के साथ युद्ध के दौरान नहीं हुआ, बल्कि हाई एल्टीट्यूड पर टेक्निकल नाकामी की वजह से हुआ था। यूरेशियन टाइम्स की एक रिपोर्ट में फ्रांसीसी वेबसाइट एविएशन डीचेस पर छपी एक रिपोर्ट के हवाले से बताया गया है कि भारत ने करीब 12,000 मीटर की ऊंचाई पर एक राफेल लड़ाकू विमान खोया, लेकिन उस वक्त दुश्मन के एक भी रडार एक्टिव नहीं थे। रिपोर्ट के मुताबिक ऑपरेशन सिंदूर की पहली रात को भारतीय राफेल लड़ाकू विमानों ने अपने एआई पावर्ड एक्स गार्ड डिकॉय सिस्टम से पाकिस्तानी J-10C फाइटर्स और उनके PL-15E मिसाइल को भ्रमित कर दिया था। इस टेक्नोलॉजी ने पाकिस्तानी रडार को बेअसर कर दिया था। कई रिपोर्ट्स में ऐसा दावा किया गया है कि उस रात भारत और पाकिस्तान के बीच के करीब 80 से 100 लड़ाकू विमानों के भयंकर जो है वो जंग चल रही थी। और साथ ही साथ ये भी बताया गया है कि भारत ने पाकिस्तान स्थित कम से कम 9 आतंकी ठिकानों पर सटीक हमले किए थे और भारतीय वायुसेना को सिर्फ पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर ही हमले की इजाजत थी। तो सर ये जो है वो फ्रांसीसी कंपनी के हवाले से फ्रांसीसी रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने अपना एक लड़ाकू विमान खो दिया है, लेकिन ऐसा दुश्मनों के साथ युद्ध में नहीं हुआ था, बल्कि ऐसा जो है टेक्निकल इशू की वजह से हुआ था। इसके अलावा जो है एक और मैं दिखाना चाहूंगी, एक और खबर है जो कि फ्रांस के एयरफोर्स चीफ है उनका बयान सामने आया है कि भारतीय वायुसेना ने खोया एक राफेल विमान। फ्रांसीसी एयरफोर्स चीफ का बयान ऑपरेशन सिंदूर की रात की कहानी को लेकर के बड़ा खुलासा। तो एसोसिएट प्रेस के मुताबिक फ्रांसीसी वायुसेना प्रमुख जनरल जेरोम बेलांगर ने कहा है कि उन्होंने 3 भारतीय विमानों के नुकसान के सबूत देखे, जिनमें एक मिराज 2000, एक SU-30 MKI और एक राफेल फाइटर जेट है। लेकिन उन्होंने कहा कि भारत ने अपना राफेल पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध के दौरान नहीं खोया। यानी पाकिस्तान लड़ाकू विमानों ने राफेल को नहीं गिराया, बल्कि राफेल गिरने की असल वजह टेक्निकल है। फ्रांसीसी एयरफोर्स चीफ ने कहा कि 8 देशों को राफेल लड़ाकू विमान बेचे गए हैं और ये पहली बार है जब राफेल एयरक्राफ्ट को लेकर के नुकसान हुआ है। तो सर आप यार ये जो चीजें सामने आ रही हैं और लगातार जो खुलासे हो रहे हैं, चाहे वो भारत के एयरफोर्स चीफ द्वारा किए जाएं, चाहे किसी के भी द्वारा किए जाएं, लेकिन ये सब कुछ विदेश से जानकारियां सामने आ रही हैं। क्या आपको नहीं लगता कि ये सारी चीजें जनता को भारत में मिलनी चाहिए थी, भारत के लोगों द्वारा मिलनी चाहिए थी बार बार? चाहे वो आप देखिए सीज फायर की भी जानकारी में ट्रंप से मिल रही है, तो इसको लेकर के आपका क्या कहना है?
जय संविधान। देख निधि, सबसे पहले तो बात यह है, देखिए आप अगर किसी भी कंपनी के वर्किंग का नजरिया देखेंगी, एक कंपनी चलती कैसे है। भाई देखिए, कंपनी में जो निर्णय लेने के अधिकार होते हैं वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के होते हैं। हम ये मानते हैं कि भारत के अंदर जो आज कैबिनेट है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो कि निर्णय लेते हैं। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि कंपनी में जो भी निर्णय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लेते हैं उनका अनुमोदन एजीएम में जरूरी होता है। एजीएम का मतलब एनुअल जनरल मीटिंग। इसका मतलब यह है कि जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी एक बैठक बुलाई जाती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो निर्णय लेते हैं उनके सामने पेश किए जाते हैं और उनकी अनुमति लेते हैं, तब वो निर्णय फाइनल माना जाता है। मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के पास ताकत है, लेकिन वो ताकत में मुहर कौन लगाता है? वो जनरल शेयर होल्डर्स लगाते हैं। हम कौन है? 142 करोड़ लोग। हम 142 करोड़ लोग जो भारतवासी हैं, हम शेयर होल्डर्स हैं। ये भारत हमारी माता है और हम इसके बेटे हैं। और ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं, कैबिनेट हो, प्रधानमंत्री हो सकता है कि चेयरमैन हो बोर्ड के, लेकिन इनको अनुमोदन लेना पड़ेगा हमसे, क्योंकि हमारे पैसे से राफेल खरीदे गए। ये जितने भी फाइटर प्लेन्स खरीदे गए हमसे, हमारे पैसे से, हमारे टैक्स से खरीदे गए। तो हम इनकी जवाबदेही हमारे प्रति है, नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा ये सबसे महंगा विमान है। निधि, ये महंगा विमान था नहीं, इसको खरीदा है सबसे महंगा हमने। क्योंकि आपको पता है उस समय जो बात हुई, जो कांग्रेस के जमाने में इस पे नेगोशिएशन हो रहा था, 600-650 करोड़ रुपए में एक राफेल खरीदने की बात हो रही थी। खरीदा कितने पे गया? 1600 करोड़ पे। अच्छा, 2.5 गुने दाम। अच्छा, जो और देशों के अंदर राफेल फ्रांस ने बेचे वो भी ऐसे ही 500, 550, 600 करोड़ में बेचे गए। तो ये प्रश्न उठा कि भारत के अंदर 2.5 गुने दाम क्यों लिए गए? तो उस समय जस्टिफिकेशन क्या दिया गया था, आपको याद होगा। जस्टिफिकेशन ये दिया गया था कि हमने कुछ ऐसी चीजें इसमें ओवरलोड की हैं, इसमें कुछ ऐसे आर्म्स एंड एम्यूनिशन और डलवाए हैं जिसकी वजह से जो स्टेपनी है उसकी कीमत कार से ज्यादा हो गई है। भाई उस समय मजाक उड़ा भी था कि कार तो है 20 लाख की और 50 लाख के उसमें एसेसरीज हैं। भाई आपने भी कार खरीदी होगी, कार अगर 10 लाख की होती है तो 50-60 हजार के एसेसरीज होते हैं। ये तो नहीं होते ना कि कार 10 लाख की हो और 20 लाख के एसेसरीज हो। लेकिन इन लोगों ने कहा था नहीं साहब, युद्ध के अनुसार, भारत की स्थिति के अनुसार हमने कुछ उसमें फिक्स कराए। अब जब युद्ध हुआ तो पता चला क्या चीज फिक्स हुई थी। ये फिक्स हुआ था कि उसका जो कोड था वही आपने नहीं लिया था, और क्योंकि आपने कोड नहीं लिया था तो इसलिए राफेल के अंदर आप भारत में निर्मित मिसाइल्स को अटैच नहीं कर सकते थे जब तक वो कोड ना मिले। तो आपकी ये मजबूरी थी कि फ्रांस से ही मिसाइल्स लें, जो तिगने दाम पे आपको वो दे रहा था। हमारे साथ फिर धोखा हुआ। भाई पैसा तो हमारा है ना, भाई मोदी जी जितना पैसा देते होंगे उतना ही एक हम देते हैं, गरीब आदमी भी देता है। वो जीएसटी से देता है, कोई इनकम टैक्स से देता है, कोई कॉर्पोरेट टैक्स से देता है। टैक्स तो सारे लोग देते हैं। तो जितना ये देश मोदी जी का है, राहुल गांधी का, उतना ही हमारा है। अच्छा, चौथी बात जो आपने बताई कि अगर सारे विशेषज्ञ ये कह रहे हैं कि ये पाकिस्तान ने नहीं मार गिराया, ये टेक्निकल रीजन से गिरा, ये तो और ज्यादा गंभीर मसला है। ये तो और ज्यादा गंभीर मसला है। इसका मतलब यह है कि अगर देखिए लड़ाई में मौत हो जाए, लड़ाई में कोई चीज गिर जाए, ठीक है, लड़के मारा और मरे, ये इतिहास है। जब भी आप युद्ध में जाते हैं कुछ मारते हैं कुछ मरते हैं। लेकिन टेक्निकल रीजन, इसका माने कहीं ऐसा तो नहीं, मैं प्रश्न पूछ रहा हूं, आरोप नहीं लगा रहा हूं। अनिल अंबानी साहब जिनकी कंपनी को एसबीआई ने फ्रॉड कंपनी घोषित कर दिया है, उनको कुछ ठेका दिया गया था, हजारों करोड़ों का फायदा पहुंचाया गया था, कहीं एक अनभिज्ञ अनाड़ी को आपने राफेल और डसॉल्ट से अरेंजमेंट करा दिया था क्योंकि गुजराती भाई को फायदा पहुंचाना था, उसकी वजह से तो कहीं टेक्निकल रीजन से ये राफेल का नुकसान नहीं हुआ है। तो देखिए प्रश्न बहुत सारे उठ रहे हैं, लेकिन एक बात जो बिल्कुल स्पष्ट है, हम स्टेक होल्डर हैं, हम इक्वल स्टेक होल्डर हैं देश की हर चीज पे। ये हमने देश सौंपा जरूर है भारतीय जनता पार्टी को सरकार चलाने के लिए, मोदी जी को सरकार चलाने के लिए, लेकिन इन लोगों की जवाबदेही हमारे प्रति है। हम राजा हैं, हम मालिक हैं, और जनता जिस दिन लोकतंत्र के अंदर ये भूल गई कि वो मालिक है और किसी आदमी को ये अधिकार है कि मिसेस बाइडेन को जाके 7.5 कैरेट का हीरा दे दे और 8,000 करोड़ के हवाई जहाज में घूमे,
और भारतीय आदमी चप्पल पहन के हवाई जहाज छोड़ो, चप्पल पहन के बस में ट्रेवल न कर पाए, बस के ऊपर उसको ट्रेवल करना पड़े, तो जवाबदेही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की और मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की हमारे प्रति है। आज के तारीख में जिस प्रकार से दिल्ली के अंदर, हरियाणा के अंदर इन्होंने तांडव मचा रखा है और हर जगह लोगों को परेशान कर रखा है, हर जगह परेशान कर रखा है। और फिर चुनाव आयोग ने तो कर ही क्या रखा है, आप देख ही लीजिए। कभी कहते हैं कि साहब वो केवल फॉर्म जमा कर दीजिए, कभी कहते हैं कि जो आधार के अलावा और राशन कार्ड के अलावा आपको ये सूची में से कोई प्रपत्र देना होगा, फिर एक एडवर्टीजमेंट देते हैं, फिर कहते हैं एडवर्टीजमेंट गलत है, रवीश कुमार मिसलीड कर रहे हैं, वो फेक न्यूज फैला रहे हैं और योगेंद्र यादव फेक न्यूज फैला रहे हैं। शायद मतलब सिर्फ इतना चुनाव ज्यादा आयोग को नहीं पता कि ये उन्हीं के राज्य के चुनाव के अधिकारियों ने लगाया था ये सारा एडवर्टीजमेंट। अच्छा, एक निधि और बड़ा इंटरेस्टिंग चीज हो गई है। तुम्हारा कोई रिश्तेदार अगर बिहार के अंदर बीएलओ या बीएलए हो तो वो तो करोड़पति बन जाएगा। मैंने आज के तारीख में तो दहेज में मेरे ख्याल से डॉक्टर्स का अगर दहेज 20 लाख रुपए चल रहा, मैं दहेज के खिलाफ हूं, मैंने आज तक ना दहेज लिया है, ना दिया है, ना अपने बेटों में लिया है मैं। लेकिन जो बिहार के अंदर आप जानती हैं दहेज, वैसे बेटियां खुद ही एक बहुत सम्मान का प्रतीक हैं। अगर बेटी को अपना बाप दे रहा है तो इससे बड़ी कोई चीज नहीं है। लेकिन मैं एक मजाक और एक उसके हिसाब से कह रहा हूं, बीएलए बीएलओ की अब आज के तारीख में अगर दहेज हो तो 2-3 करोड़ रुपए दहेज मिलेगा, क्योंकि अब एक चुनाव आयोग ने और ज्यादा उसमें कंफ्यूजन पैदा कर दिया है। अब कहते हैं फाइनल डिस्क्रिशन लाइज विद द ऑफिसर ऑन ड्यूटी इन दैट एरिया। माने अगर कोई कागज नहीं भी देता है तो वहां का जो चुनाव अधिकारी है, कॉम्पिटेंट चुनाव अधिकारी है, वो किसी का नाम इंक्लूड कर सकता है और एक्सक्लूड कर सकता है। बताइए, लाखों करोड़ों का खेल हो गया। अरे यार, किसी का नाम जोड़ने और देयर हैज टू बी ए रूल, और उस रूल, अच्छा इसके बाद कोर्ट केसेस बहुत होंगे। इसके बाद जिसका भी नाम कटेगा वो कोर्ट जाएगा, वो कहेगा साहब फॉर्म मैंने दस्तखत करके दिया है और ये फॉर्म का रिसीट इनके पास है, और अब ये कह रहे हैं कि साहब ये डॉक्यूमेंट वो डॉक्यूमेंट, और मेरी तो 7 पीढ़ी यहां पे रही हैं, मैं 1000 गांव वालों से सर्टिफाई करा के देता हूं कि मैं इस गांव का और मेरे पितामह और मेरे जितने 4 फादर्स हैं इस गांव के अंदर रहे हैं, और इन्होंने क्योंकि घूस मांगी और मैंने नहीं दिया। आप देखिएगा क्या स्थिति होगी। और कल एक चीज और देखने को मिलेगी, मैं तो देखना चाह रहा हूं, 9 तारीख है कल, बिहार के अंदर राहुल गांधी जा रहे हैं, तेजस्वी यादव निकल रहे हैं। मैं तो राहुल जी से और तेजस्वी जी से ये निवेदन करूंगा, बल्कि अखिलेश यादव शुड ऑल्सो गो टू बिहार। इस प्रकार से हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान की हत्या करने का अधिकार किसी को नहीं दिया जा सकता, चाहे वो कितना बड़ा भी संवैधानिक पद पे बैठा हो। ये मेरा देश है, ये मेरा लोकतंत्र है, मेरा संविधान है, मेरा संविधान संवैधानिक अधिकार है। इस देश के अंदर वोट देना और इस देश की मिट्टी में पल पल के मैं बड़ा हूं, 142 करोड़ लोगों का अधिकार है, और इसके लिए अखिलेश यादव शुड ऑल्सो गो, एवरीबडी शुड गो। और ये चुनाव आयोग को ये एक शांतिपूर्वक आंदोलन करके ये चेतावनी देनी चाहिए कि ये जो आप नौटंकी कर रहे हैं और योगेंद्र यादव और रवीश कुमार जैसे लोगों को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, लोकतंत्र संविधान की हत्या, आप कितने बड़े भी संवैधानिक पद पे बैठे हो, आपको अधिकार नहीं है इस देश के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान से खिलवाड़ करने का। बिल्कुल सर। और भारत ने जो ऑपरेशन सिंदूर में जो भी नुकसान हुआ है उसको लेकर के अभी तक अपना ब्यौरा नहीं दिया है, लेकिन संकेतों में कुछ बातें जरूर कही गई है। जैसे इंडोनेशिया में भारत के डिफेंस अताशे ने पिछले महीने कहा था कि संघर्ष के पहले ही दिन भारत ने कुछ लड़ाकू विमान खो दिए क्योंकि सरकार ने पाकिस्तानी सैन्य संपत्तियों पर हमला करने की इजाजत नहीं दी थी, और फिर वायुसेना को सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला करने को कहा गया था। इसके अलावा जो प्रमुख वायुसेना अधिकारियों जैसे कि एयर मार्शल ए.के. भारती और जनरल अनिल चौहान ने भी सिर्फ यही स्वीकार किया कि कॉम्बैट ऑपरेशन में कुछ नुकसान तो होते ही हैं, लेकिन अब फ्रांसीसी वायुसेना प्रमुख के बयान से इस स्पष्टता का अंत क्या आपको लगता है कि हो सकता है, और क्या अब सरकार इस बात को स्वीकारेगी? क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस आपको लगता है कि देखने को मिलेगी कि हाँ ये सच है? नहीं मिलेगी, क्योंकि फितरत नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की फितरत नहीं है। वो ट्रांसपेरेंसी नहीं चाहते, वो स्टेक होल्डर्स को बताना नहीं चाहते, वो केवल तानाशाही करना चाहते हैं और एक तरफ एक पक्षीय संवाद करना चाहते हैं, वो मन की बात करना चाहते हैं, वो जन की बात नहीं करना चाहते हैं।
तो देखिए ये बात तो बिल्कुल स्पष्ट है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारे जर्नलिस्ट को 4-5 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी चाहिए, सबको सुनना चाहिए, सबके प्रश्नों का जवाब देना चाहिए। ये लोग भाई, रूस ने जब यूक्रेन ने स्मगल्ड ड्रोन से उनके ऊपर अटैक किया, अगले दिन रूस ने पूरा विवरण पूरे, तो क्या रूस हमसे ज्यादा लिबरल कंट्री है क्या? वो तो कम्युनिस्ट कंट्री है, सोशलिस्ट कंट्री है। उन हमारे यहाँ से ज्यादा तानाशाही की एक्सपेक्टेशन, लेकिन उन्होंने सब कुछ बताया। भाई जब चीन से हमारा युद्ध हुआ था 1962 में, पंडित नेहरू ने स्वीकार किया कि हाँ, हमारे साथ धोखा हो गया, हमने इन पे विश्वास किया था और हमारे साथ धोखा हो गया। भाई आपने सुना होगा, खान सर को सुना होगा, खान सर का एक इंटरव्यू न्यूज 24 में आया है। भाई खान सर ने क्या कहा, और इतने युवा व्यक्ति का, अभी भी उनकी नई नई शादी हुई है, मेरे को तो लगता है ऐसे बुद्धिजीवी लोग हिंदुस्तान के अंदर है तो हिंदुस्तान को तो कोई हरा ही नहीं सकता। ये तो हमारा सौभाग्य है कि ऐसी युवा पीढ़ी, निधि तिवारी और खान सर जैसे लोग हमारे देश के अंदर हैं। तो खान सर ने क्या कहा कि अफसोस है, और कहते हैं मुझे शर्म आती है कि जब हमारी सेना पाकिस्तान को घुस के पूरी तरह से मुंहतोड़ जवाब दे सकती थी और बर्बाद कर सकती थी, अचानक युद्धनामा आपने कर लिया फट्टू की तरह। तो और कहा खान सर ने कि हमें इंदिरा गांधी की याद आती है। जब उन्होंने सारे नेताओं के बारे में पूछा, उन्होंने पंडित नेहरू की कमजोरियां गिनाई, उन्होंने राजीव गांधी की कमजोरियां गिनाई, लेकिन उन्होंने कहा इंदिरा गांधी, सल्यूट टू दैट लेडी, क्या दम था उस औरत में। तो देखिए ये है हमारे देश की वीरांगनाओं का इतिहास। ये तो मोदी जी ने, हम तो सोचे थे 56 इंच का सीना है, कहीं कुश्ती में पटक पटक देंगे, कहीं नवाज शरीफ को, कहीं शी जिनपिंग को। वो तो शी जिनपिंग को चाहे झूला झुलाते मिले और जाके नवाज शरीफ क्या बिरयानी खाते मिले। अरे हम भाई 56 इंच के सीने का मतलब क्या होता है? कोई यहाँ हम लोग कोई टेलर तो है नहीं कि किसी के कपड़े सिलने। 56 इंच का सीने का मतलब यह है कि आपके अंदर दम हो, आपके अंदर ताकत हो, आपके अंदर हौसला हो, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जैसा हौसला हो। अच्छा सर, जो ये जो राफेल वाली कंपनी है जिसने पूरा आर्टिकल में सारी चीजें बताई हैं, उन्होंने बाकायदा चीन को लेकर भी एक चीज कही है कि चीन के द्वारा बाकायदा ये प्रोपेगेंडा चलाया गया ताकि वो राफेल को बदनाम कर सके। जो चीन ने चलाया कि राफेल लड़ाकू विमान गिरे हैं क्योंकि इंडोनेशिया के साथ राफेल को लेकर के एक इंपॉर्टेंट डील होनी थी और चीन नहीं चाहता था कि ये डील हो जाए। अब चीन चाहता था कि उसके भी हथियार जो है वो मार्केट पे कब्जा करे, और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तो पाकिस्तान को उसने एक प्रयोगशाला की तरह इस्तेमाल किया ही, और उसने अपने हथियारों को, तमाम तरह के हथियारों को इस्तेमाल किया। तो ये जो राफेल का कहना है, राफेल कंपनी का कहना है, राफेल बनाने वाली कंपनी का, कि चीन ने पूरा प्रोपेगेंडा चलाया, झूठी खबरें चलाई, क्योंकि वो चाहता था कि उसकी जो राफेल की जो दूसरे देशों के साथ डील चल रही है उसमें अवरोध उत्पन्न हो जाए। अब सर अजीब बात ये देखिए कि मीडिया में भी एक खबर चली थी, अभी 2-3 दिन पहले हम भी इस पर चर्चा कर रहे थे कि भारत की मीडिया में भी खबर चली थी कि चीन और पाकिस्तान ने मिलकर बाकायदा पूरी प्लानिंग के साथ ये प्रोपेगेंडा चलाया राफेल को लेकर के, ताकि राफेल की खरीद को नुकसान हो सके। लेकिन ये खबर पूरी तरह से गायब रही मीडिया से। ये तो बताया गया कि चीन ने पाकिस्तान के साथ मिलकर ये सारी चीजें की, वो पीछे से उसका हाथ था, पर राफेल को लेकर के सारी खबरें क्यों छुपा दी गई? देखो निधि, और गंभीर मसला हो रहा है। तुमसे डिस्कशन करने में मुझे यही अच्छा लगता है, तुम पूरी पिच बिछा देती हो, बैटिंग करने में फिर परेशानी नहीं होती। इसका मतलब यह है कि फ्रांस के अगेंस्ट चीन की एक कूटनीति थी। बिल्कुल सही है, हो सकता है हो। अच्छा, चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। हमारे सैन्य अधिकारियों ने कह दिया कि चीन पाकिस्तान के साथ खड़ा था और पाकिस्तान से नहीं, हम चीन से लड़ रहे थे। अगर यह स्पष्टीकरण भारत की तरफ से आ गया होता कि ये राफेल नहीं गिरा है, ये एक राफेल गिरा है, वो इस वजह से गिरा है, अगर ये बता दिया गया होता तो उसमें फ्रांस की बदनामी ना होती। आप चुप्पी छाप के बैठे हुए हैं, तो इसका माने चीन का, आपने चीन से आप समझौता करना चाहते हैं, चीन को खुश करना चाहते हैं। 3 राफेल गिर गए, 5 राफेल गिर गए, 8 राफेल गिर गए। अरे जब फ्रांस वाले कह रहे थे कि हम भारतवर्ष के अंदर के राफेल की गिनती करना चाहते हैं, गिनती कर लेने देते, जितने राफेल कम होते उतने का। अगर भाई मानी बात है कि एक ही राफेल गिरा है, अगर फ्रांस जैसे कह रहा है वो भी टेक्निकल रीजन से गिरा है, और लड़ाई में, और टेक्निकल रीजन की कमी, भाई राफेल आज तो खरीदा नहीं गया, अभी तो सारी जिम्मेदारी मेंटेनेंस करने की भारत की और शायद अनिल अंबानी साहब की है। तो अगर उसकी कमी हुई तो आपने फ्रांस के साथ दुश्मनी ले ली, चीन आपके साथ खड़ा नहीं हो सकता। तो एक तरह से तो आपने पूरे विश्व के सभी देशों से अपनी दूरी बना ली है। अब फ्रांस, अच्छा फ्रांस का नुकसान करा दिया आपने। अब ये फ्रांस कहेगा कि अगर पहले ही दिन आपने ये स्पष्टीकरण दे दिया होता कि 3 राफेल नहीं गिरे,
केवल एक गिरा, अगर ये बात सच है तो एक गिरा है, वो भी टेक्निकल रीजन से गिरा है और युद्ध में नहीं गिरा है, तो कम से कम फ्रांस की इज्जत बच जाती। अब फ्रांस का आपने नुकसान करा दिया। अच्छा, चीन का फायदा हो गया, तो आपने चीन का फायदा क्यों कराया? अगर चीन का ये षड्यंत्र था, जो फ्रांस कह रहा है कि उसका षड्यंत्र था, तो इनडायरेक्टली तो आपने चीन का फायदा करा दिया। अच्छा, इसका मतलब यह है कि आपने, जैसे ये ड्रीम लाइनर था, अब ड्रीम लाइनर जो अहमदाबाद में गिरा, हमारी देश की जनता की मुश्किल ये है ना, हर चीज को भूल जाते हैं। ड्रीम लाइनर गिरा, कितने लोगों की मौत हुई, अब ड्रीम लाइनर की बदनामी हो गई। अब ड्रीम लाइनर खरीदने से पहले आप खुद सोचिए निधि, अब कोई भी देश जब ड्रीम लाइनर खरीदेगा, उसके दिमाग में 4 प्रश्न आएंगे कि उनके देशवासी उनसे पूछेंगे कि भारत के अंदर ड्रीम लाइनर गिरा, यही नहीं पता चला क्यों गिरा, तो उसकी सेल पे तो इफेक्ट हो ही जाएगा, राफेल की सेल पे तो इफेक्ट हो ही जाएगा, क्योंकि द हॉर्सेज माउथ तो भारतवर्ष को बताना चाहिए ना, क्यों गिरा, कैसे गिरा, किसकी कमी से गिरा, जिससे कि राफेल के ऊपर से दोष हट सके और फ्रांस के ऊपर से दोष हट सके और हमारे सैन्य अधिकारियों पे दोष हट सके, या उस कंपनी में दोष चला जाए जो कि फ्रॉड कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने। लेकिन अपने लोगों को बचाने के चक्कर में आप तो और ज्यादा आइसोलेट होते चले जा रहे हैं। आप तो चीन की रणनीति में पड़ते चले, चीन के चक्रव्यूह में पड़ते चले जा रहे हैं, और राफेल देने वाली फ्रांस कंपनी को भी आपने एक्सपोज कर दिया, उधर ड्रीम लाइनर को आपने एक्सपोज कर दिया। भाई देखिए, इस प्रकार की राजनीति तो चलती है। यूके अपने प्लेन बेचना चाहता है, वो बोइंग कोई बेचना चाहता है, कोई ड्रीम लाइनर बेचना चाहता है, कोई दूसरा हवाई जहाज। तो इस प्रकार का देखिए नॉइस पॉल्यूशन तो ये लोग करते रहते हैं, अफवाहें फैलाते रहते हैं, लेकिन उसके अंदर भारतवर्ष को कूदने की क्या आवश्यकता थी?